Assalamualaikum. In second year zoology, today we are going to start our lecture number 9 from chapter number 3, that is coordination and control. In our previous lecture we have discussed about different gland. Today we are going to start our new gland, that is adrenal gland. So adrenal gland is also called suprarenal gland, ठीक है ना। ये दो स्मॉल ट्राइंगल एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। सुप्रारीनल ग्लैंड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किडनी के जो है ऊपर होता है। मीन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये दो ग्लैंड है, तो इसको जो है ट्राइंगल शेप के हैं, तो इसको सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये किडनी के ऊपर होते हैं। और इट रिलीज एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स इन द बॉडी विच आर इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। ओके, देन हमारे पास है ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम एक ग्लैंड को जो है बीच में से कट करते हैं तो इसमें 2 पार्ट जो है आपको नज़र आएंगे। एक होता है एन आउटर कॉर्टेक्स, बाहर का जो पार्ट है। द अदर वन इज एन इनर मेड्यूला, जो अंदर का पार्ट है, ठीक है ना। आउटर कॉर्टेक्स को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और मेड्यूला को हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। सो ये डायग्राम है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ये ग्लैंड बना हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। इसको जब कट किया तो ये आउटर पार्ट जो है क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर जो है क्या है, ये मेड्यूला है। ओके, देन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, जैसे हमने पहले कहा कि ये बाहर का पार्ट है, सो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, और कॉर्टेक्स के अंदर जो होते हैं 3 लेयर्स होती हैं जिसको जोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है जिसको जोन्स का नाम दिया जाता है। आपके बुक में ये शामिल नहीं है लेकिन एडिशनल नॉलेज है। ओके, इट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH हार्मोन। ये ACTH हार्मोन मतलब पिछली ग्लैंड के ये, क्योंकि ये भी ग्लैंड है लेकिन किसी और ग्लैंड के अंडर काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि पिछली ग्लैंड हमने कहा था कि वो जो बहुत सारे ग्लैंड को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये जो है पिछली ग्लैंड के लिए जो है ना ACTH हार्मोन के अंडर जो है ये वर्क कर रहा होता है। अच्छा, इसमें ये बहुत सारे जो है हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करता है, जिसको कलेक्टिव नाम हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, क्योंकि ये स्टीरॉइड है तो इसलिए इसको यहाँ स्टीरॉइड का नाम आपको सुनने को मिल रहा है। अच्छा, ये हार्मोन जो है इफेक्ट करती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको इफेक्ट करती है। ये डायग्राम है, डायग्राम आपको ये किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल जो है ग्लैंड नजर आएगा। मतलब ये एक राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों के ऊपर एक एक करके एड्रिनल ग्लैंड है, और उसको जब कट डाउन किया तो कट करके बाद देखा है आप, ये जो ऊपर बाहर का जो लेयर है क्या है, कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हमने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर है, और अंदर की जो है क्या है, मेड्यूला को फिर क्या किया कि अगर जूम किया तो उसमें आपको ऊपर कैप्सूल, फिर देन आपको 3 लेयर्स को हम जोन का नाम दे रहे हैं, वो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है मेड्यूला आता है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमने कहा था कि जो हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कलेक्टिवली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का नाम दे रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन है? नंबर 1 है कॉर्टिसोल, नंबर 2 है एल्डोस्टेरोन, नंबर 3 है एंड्रोजन। कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज इसका कनेक्शन जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। मतलब जब स्ट्रेस होगा तो ये रिलीज होगा। इसकी प्रोडक्शन कब होगी? जब कोई स्ट्रेस होगा, कोई टेंशन होगी, कोई डिजीज होगी, फीवर होगा, तो ये रिलीज होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होगा। क्या करेगा ये कि ये जो है प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में चेंज करेगा, फिर उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। मीन्स ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। और इसको ये वन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना। और ये जो है एड्रिनल ग्लैंड में फॉर्म होता है, और मोस्ट ऑफ द बॉडी के सेल, जो हमारे मोस्टली जो सेल है बॉडी के, उसके ऊपर जो है ना कॉर्टिसोल के रिसेप्टर होते हैं। तो मीन्स हमने पहले स्टडी किया था कि जब रिसेप्टर होंगे तो हार्मोन जो है वहीं पे जाके वही हार्मोन जो है वहीं पे जाके जो है अटैच होगा। तो मीन्स बॉडी में ज़्यादातर जो है सेल में जो है क्या कॉर्टिसोल रिसेप्टर पड़े हुए हैं। तो ये जो है ये जो हार्मोन वहाँ पे जो है
जाके अटैच होगा और अपना वर्किंग करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत सारे जो है ना बॉडी के जो फंक्शन है उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि व्हाट डज कॉर्टिसोल डू, ठीक है ना, क्या करता है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो है मोस्टली सेल के ऊपर जो है कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स है, तो ये जो है इफेक्ट करता है बहुत सारे फंक्शन जो है हमारी बॉडी को ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड में शुगर लेवल को, क्योंकि हमने कहा था कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है कि इसलिए कंट्रोल करता है ब्लड में शुगर लेवल को और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जो है ये करते हैं, हेल्प करता है रिड्यूस करने में इन्फ्लेमेशन एंड पेन, मतलब कोई पेन हो बॉडी में कहीं पे और इन्फ्लेमेशन सूजन वगैरह हो तो उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। इस तरह अगर आपने कुछ जो क्रीम टाइप की होती है, जब किसी को चोट लग जाए, मतलब सूजन आ जाए या पेन हो, पाव वगैरह मोच वगैरह आ जाए, तो उसके लिए जो ऊपर एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो कुछ क्रीम या ट्यूब टाइप की मिलती है, तो अगर आप उसको उसमें पड़ेंगे तो उसमें आपको एक साइड पर कॉर्टिसोल जो भी जिस चीज़ पे बनी है इसके अलावा कॉर्टिसोल का नाम भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन और पेन में जो है रिलीफ देती है, तो इसलिए ये भी इसमें ऐड होता है, ठीक है ना। ओके ओके। इसके अलावा जो है कंट्रोलिंग इफेक्ट होता है सॉल्ट और वाटर बैलेंस में, कंट्रोलिंग इफेक्ट ये करती है। और क्या करती है, कंट्रोल करती है हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करती है। ओके, जैसे कि आप लोग को पता है कि हार्मोन जो है अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तब भी वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे कुछ, और अगर उनके जो क्वांटिटी लो हो जाए तब भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर कॉर्टिसोल जो है हाई हो जाए ओवर प्रोडक्शन में, तो क्या होगा कि ओवर प्रोडक्शन में डिजीज कॉज करेगा, जिसे कहते हैं कोशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या क्या होता है पेशेंट के साथ, पेशेंट जो है ओबेसिटी मीन्स रैपिड वेट गेन हो जाएगा, एकदम से मोटापा आ जाएगा, एकदम से उसका वेट गेन होने लगा। कुछ मोस्टली जो है कुछ रीजन, स्पेसिफिक रीजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर होता है, जैसे कि एब्डोमेन पार्ट है या फिर फेस है या फिर चेस्ट है, यहाँ पे जो है वेट जल्दी गेन होगा, मोटापा सा हो जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या होगा कि मसल्स वेस्टिंग। अच्छा, मोटापा एक तरह का हम कह रहे हैं मोटापा हो गया, लेकिन मसल वेस्ट होंगे, मतलब वेस्टिंग होगी मीन्स मसल जो है बोन से जो है कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स जो मोटापा होगा वो क्या होगा, वो ऐसे सूजन वाला मोटापा होगा, जैसे लोग कुछ हो ना स्वेल से होते हैं, उस टाइप का मोटापा होगा। ओके, हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर जो है हाई होगा, और डायबिटीज़ भी कॉज कर सकता है ये। चेंज इन द स्किन, स्किन में कुछ चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कि डिजीज है बोन्स की, जिसमें बोन्स थिन और होल होना स्टार्ट होता है, मतलब वीक होने लगते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इसी की वजह से कॉज होगी। और मूड स्विंग, मूड स्विंग मीन्स एकदम से गुस्सा आ जाना और एकदम से जो है मूड चेंज हो जाना, तो उसको बोलते हैं मूड स्विंग। ओके, अगर कॉर्टिसोल जो है लो हो, यहाँ पे हाई था, अगर लो हो तो क्या होगा, इसमें जो है कंडीशन एक डिजीज कॉज होगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी या फिर एडिसन डिजीज, ठीक है ना, ये कॉज होगी, ठीक है ना। कब होगी, जब ऑटो इम्यून डिजीज जो है प्रोसेस में होगा, इसके प्रोसेस में, मतलब हमारे जब जिस समय कोई ऑटो इम्यून डिजीज होगी। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है, मीन्स जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है, मतलब जो हमारे अपने ही सेल को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो पेशेंट के क्या होगा, पेशेंट में वीकनेस होगी, ठीक है ना, और वेट लॉस होगा, यहाँ पे वेट गेन हो रहा था, यहाँ पे वेट लॉस होगा। और लो ब्लड शुगर, ब्लड क्योंकि जैसे हमने कहा था कि कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोज के लेवल को जो है मेंटेन रखता है, तो जब ये होगा नहीं तो कैसे मेंटेन रखेगा, तो इसलिए जो ब्लड में क्या होगा कि जो है शुगर जो है लो हो जाएगी, और रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। यहाँ पे हाई हो रहा है ब्लड प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो। सोडियम आयंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर की सोडियम आयंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। क्या करता है ये, अगर ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो तो किडनी जो है रिलीज करता है एक हार्मोन, इसको कहते हैं रेनिन, ठीक है ना, विच कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन, क्या करता है ये कन्वर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन में, प्रोटीन एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है ना। फिर क्या होता है दोबारा से, लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2 में, लंग्स में कन्वर्ट होगा, जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि वो रिलीज करे एंडोस्टेरोन हार्मोन्स को। इस सिस्टम को बोलते हैं रेनिन सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, द एंजियोटेंसिन जो है कॉन्स्ट्रैक्ट द आर्टरीज, आर्टरीज को नैरो कर देगा,
और जो है एंडोस्टेरीन कॉज करेगा कि इंक्रीज़ कर देगा सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। फिर जब अगर ब्लड में सोडियम का लेवल हाई हो जाए तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन कर देगा, ठीक है ना। तो ये सोडियम आयंस का जो है रोल होता है, ठीक है ना। देन हमारे पास थर्ड वन है एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। एंड्रोजन आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट प्ले अ रोल इन मेल। अच्छा, ये जो हार्मोन है ज़्यादातर जो है मेल में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और किसमें, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। प्रेजेंट दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में जो है ज़्यादा होता है और फीमेल में जो है एज़ कम्पेयर टू मैन जो है ये कम होता है, ठीक है ना। इन मेल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मैन में क्या होता है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें जो है इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से में, इसके फेशियल और बॉडी हेयर ग्रोथ के, फेशियल मतलब फेस के ऊपर और बॉडी हेयर ग्रोथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। डीपिंग ऑफ वॉइस, मतलब जैसे फेशियल से मेल्स में उनके फेशियल जैसे कि उनकी बियर्ड आना और जो है मूंछें दाढ़ी वगैरह आ जाना, ये जो है इसी की वजह से होता है। और डीपनिंग ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। जब पुबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है उसके बाद जो है क्या होता है कि उनकी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ी सी पहले पतली सी होती है, फिर उसके बाद जो होता है थोड़ी सी मोटी सी आवाज़ आती है, तो ये भी इसी की आवाज़ होता है। और इसके अलावा इंक्रीज़ इन मसल बल्क में भी उनको भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। अच्छा, एंड्रोजन जो है इसको वैसे सोचा जाता है कि ये मेल्स हार्मोन है, लेकिन ये फीमेल बॉडी में भी नेचुरली जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो है ये फीमेल की बॉडी में भी नेचुरली जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। मतलब इतना कि अगर मेल में जो है 20% हो रहा है तो फीमेल में जो है उसका हाफ जो है या हाफ से भी कम, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो है ये प्रोड्यूस होता है। बट एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल, लेकिन अगर इसका जो है प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाए फीमेल में, ठीक है ना, जो उनकी रेंज है उससे ज़्यादा जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाए, तो फीमेल में क्या होता है कि मैस्कुलाइजेशन जो है होने लगती है। मैस्कुलाइजेशन मीन्स कि उनकी में अपीयरेंस ऑफ बियर्ड इन लेडीज से आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ में जो होता है उनकी हेयर के ऊपर हेयर ग्रोथ होने लगती है फेस के ऊपर, जैसे कि उनकी दाढ़ी वाड़ी मतलब कंप्लीट तो नहीं आती, लेकिन वहाँ कुछ हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, या फिर जो है तो उसको जो है किसकी वजह से होता है, जब उनकी बॉडी में जो है एंड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। तो इस केस को जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में जो है रिलीज़ होते हैं जब कोई ख़तरा होता है, तो जो है कोई डेंजर सिचुएशन होती है तो इसमें जो है ये रिलीज़ होते हैं। तो एफिनेफ्रिन क्या वर्क करता है, एफिनेफ्रिन किस करता है, हार्ट बीट, हमारे ब्लड में ग्लूकोज को, ब्रीथिंग रेट को और मेटाबॉलिक रेट को, और जो है ब्लड वेसल को जो है नैरो कर देता है इंटेस्टाइन के, और जो है डायलेट कर देता है मसल्स को। ओके, क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कोई इमरजेंसी में हो, मीन्स अगर एग्जांपल ले लें कि आप पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, तो एकदम से आप डरेंगे तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, हार्ट बीट तेज़ होगी तो मेटाबॉलिक रेट तेज़ होगा, क्योंकि आप मतलब आपको एनर्जी ज़्यादा की नीड होती है, तो क्या होगा कि आपका जो है वो रेट जो है हाई हो जाएगा, और ब्रीथिंग रेट भी चेंज होता है, मतलब ब्रीथिंग सांसें भी तेज़ हो जाती हैं। तो ये सब जो है क्या होता है, ये सब जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। उसके अलावा जो नेफ्रीन जो है क्या करता है कि ये जो है कभी कभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे इंजेक्शन के ज़रिए भी जो है पेशेंट को दिया जाता है, मतलब इंजेक्ट किया जाता है। कौन कौन से सिचुएशन में, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट, ठीक है ना, मतलब जो कार्डिक प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा कि पेशेंट को जो है उसके चेस्ट के ऊपर दबाव देते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, आपने देखा होगा। उसके साथ में जो है इसमें जो है नेफ्रीन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, ताकि उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए। और क्या होता है कि एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है कि इसमें भी इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक वो शॉक जब पेशेंट को किसी चीज़ से एकदम से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी की शॉक होता है, तो उसमें जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एलर्जी में मोस्टली क्या होता है कि कुछ मेडिसिन से भी होता है, कुछ ऐसी वैसी मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, उनकी बॉडी रेडिश हो जाती है, उनको जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, और जो ब्रीथिंग रेट है वो भी हाई हो जाएगा, और जो है
इसके अलावा जो है बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह ये सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और एक्यूट अस्थमा अटैक, मतलब जो बहुत ज़्यादा अस्थमा मतलब सांस की जो बीमारी होती है उसमें अगर वो अटैक हो जाए तो उसमें भी जो है इसके इंजेक्शन पेशेंट को इंजेक्ट किए जाते हैं। ओके देन जो है नॉरेपिनेफ्रिन जो है उसका फंक्शन भी जो है एपिनेफ्रिन की तरह है, लेकिन इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, सस्टेन करता है ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को हमारे जो है बरकरार रखता है। ओके देन हमारे पास नंबर 9 पे जो ग्लैंड है दैट इज गॉनेट्स। गॉनेट्स जो है क्या कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्लैंड है, ठीक है ना। इसमें जो है द गॉनेट द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और इसमें क्या होता है, टेस्टिस इन मेल में जो है इनके टेस्टिस जैसे होते हैं वो होते हैं, और फीमेल में ओवरीज होती है। ओके दीज आर ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओवम एंड स्पर्म। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल में, जैसे कि टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और फीमेल में जो है ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवा, ठीक है ना। इसके अलावा जो कुछ और हार्मोन्स भी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड में। ओके सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज टेस्टिस। द मेल गॉनेट और टेस्टिस सिक्रीट एंड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा मेल जो गॉनेट होते हैं या फिर टेस्टिस जो होते हैं क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन, ठीक है ना, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये स्टिमुलेट करता है बोन्स को और मसल्स को ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और क्या करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, मतलब दाढ़ी का आ जाना, और मॉस्टी एग मतलब मूंछों का आ जाना मेल्स में, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है इसकी वजह से ये होते हैं। ओके देन है ओवरीज, फीमेल में होती है ओवरीज। ओवरीज सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। अच्छा दो हार्मोन्स जो है ये सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन जो है आपने नाम पहले सुना होगा, जिसे हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में इसके बारे में हमने जो है स्टडी किया था। सो एस्ट्रोजन मेंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये जो है मेंटेन रखता है और डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, ठीक है ना। और जो है प्रोगेस्टेरोन जो है ये प्राइमरी इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस। इसलिए क्या करता है कि मेंटेन करता है और प्रिपेयर करता है यूट्रस को, विच सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। मतलब जब मदर बॉडी में बेबी बन रहा होता है, डेवलपमेंट होती है बेबी की, तो जो है उसको सपोर्ट भी करता है, ठीक है, और जो है यूट्रस को डेवलप करता है, क्योंकि जो है बेबी जो है यूट्रस में जो है डेवलप हो रहा होता है, तो उसको जो है सपोर्ट भी करता है और डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है और मेंटेन भी रखता है। ओके स्टार्ट में हमने स्टडी किया था कि ह्यूमन में दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो आज हम अब इसको जो है कंपैरिजन करवाएंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले हम किसी भी चीज़ की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले सिमिलरिटीज देखते हैं, फिर जो है उसकी डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटीज क्या है, बोथ आर मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दोनों जो है कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में ऑर्गन्स को या फिर किसी पार्ट को, ठीक है ना। अच्छा बोथ ऑपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। दोनों कब ऑपरेट करते हैं, जब भी कोई बॉडी में चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, कोई चेंज आए बॉडी में, तो ये जो है ऑपरेट करते हैं। और बोथ आर इन्वॉल्व इन होमोस्टेसिस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा दोनों जो है सिक्रीट करते हैं मैसेंजर, ठीक है ना, केमिकल्स, ठीक है ना, इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जैसे कि हार्मोन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो भी मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिक्रीट करते हैं। तो जो क्या होता है वो भी कोऑर्डिनेशन में ही हेल्प करते हैं। तो ये मीन्स दोनों जो है क्या है, मैसेंजर है। बोथ नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, जैसे कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम जो है वर्क एज अ रिसेप्टर एंड इफेक्टर ऑर्गन्स, ये रिसेप्टर की तरह भी वर्क करते हैं और इफेक्टर की तरह भी वर्क करते हैं। अच्छा नर्वस सिस्टम वो जो है कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, दोनों जो है नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं। ओके देन डिफरेंसेस क्या है इनमें दोनों में, फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है बहुत तेज़ होती है, और इसमें क्या होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी लो होती है। और ये जो है इसकी जो रिस्पॉन्स होता है शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, मतलब कम टाइम के लिए होता है, और इसका रिस्पॉन्स लॉन्गर होता है और मोस्टली रिवर्सिबल होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मीन्स न्यूरॉन के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। और ये क्या करते हैं, थ्रू ब्लड सेल्स
एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है हार्मोन के ज़रिए जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है केमिकल के ज़रिए जो है ट्रांसमिट करते हैं और सीक्रेट करते हैं कुछ केमिकल रिलीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो है कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और ये क्या करते हैं ये डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। एंडोक्राइन जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल मैसेंजर जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं इसमें होते हैं जो एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं और शॉर्ट लिव होते हैं, और केमिकल मैसेंजर यहाँ पे हार्मोन होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देन ये क्या कहते हैं इफेक्ट करते हैं सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट जो है बॉडी का उसको इफेक्ट करते हैं जहाँ पे ये मूव होते हैं वहाँ पे, और यहाँ क्या कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। टोटल एरिया जो है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं लाते हैं, मतलब कोई इसमें, और ये क्या करते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये क्या है ये डिफरेंसेस। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है ना। ये आज का इतना ही था, इसके आगे जो है हम इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।